हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका स्टोरी टेलर किस्सागो दीपक। और मैं आज आपको हास्य और व्यंग में डूबी हुई एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे लिखा है भीष्म साहनी ने। और कहानी का नाम है स्कूटर की चोरी। तो पेश है आज की कहानी, स्कूटर की चोरी। तो साहब, किस्सा यह है कि मेरा स्कूटर चोरी हो गया। बिल्कुल ही नया स्कूटर था। खरीदे अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे। और पूरे 4 साल तक इंतजार करने के बाद ही मैं उसे खरीद पाया था। और इधर वह पलक झपकते ही गायब हो गया। मैं बरसों तक बड़े चाव से उसकी राह देखता रहा और तरह तरह के सपने बुनता रहा था कि कब स्कूटर आएगा और मैं दिल्ली की सड़कों पर फर्राटे से घूमा करूंगा। गले में रेशमी रुमाल लहरा रहा होगा, बाल उड़ रहे होंगे, आंखों पर मोटा काला चश्मा होगा। दिल्ली में स्कूटर के बिना जिंदगी का लुत्फ ही क्या है। स्कूटर पर आगे युवक, पीछे युवती। युवक की कमर में हाथ डाले हुए, उसकी पीठ पर झुकी हुई, उसकी भी चुन्नी या साड़ी का पल्लू हवा में लहराता हुआ। दिल्ली की खचाखच भरी नीरस सड़कों पर रोमांच का रंग छिटक जाता है। पर सभी अरमान धरे के धरे रह गए। और अब मैं सड़क के किनारे भौचक सा खड़ा, कभी दाएं तो कभी बाएं, आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था कि स्कूटर गया तो कहाँ गया। मैं उस थिएटर के भी बार बार चक्कर काट रहा था जहां पर मैंने वह मनहूस नाटक देखा था। और उसी बीच मेरे स्कूटर की चोरी हुई थी। मेरी टांगों में पानी भरता जा रहा था और गला बराबर सूखता जा रहा था। इधर दर्शकों की भीड़ भी छटती जा रही थी। मैं लपक लपक कर विदा होते दर्शकों से पूछने लगा, मगर सब के सब बेसूद। किसे क्या मालूम कि मेरा स्कूटर किसने उठाया है। सभी तो मेरी तरह ही थिएटर के अंदर ही बैठे थे। एक मनचले ने, जिस पर नाटक का प्रभाव अभी भी बना हुआ था, झांक कर कहा, "हाँ, गनीमत समझो कि तुम खुद उस पर सवार नहीं थे, वरना तुम्हें भी चोर उठा ले जाते।" इस भौंडे मजाक पर मैं और भी खिन्न हो उठा। आखिर मन मारकर बाहर निकल आया और रास्ता पूछता हुआ इलाके के पुलिस स्टेशन की ओर चल दिया। पुलिस में रिपोर्ट तो कर दें, आगे जो होगा देखा जाएगा। पुलिस में रपट लिखवाने के बाद पांव घसीटता हुआ और बसों के धक्के खाता हुआ जब मैं घर पहुंचा तो घर वालों को सारा किस्सा सुनाया। पहले तो उन्हें गहरा सदमा हुआ, फिर तरह तरह की टिप्पणियां होने लगीं। पिताजी ने कहा, "मुझसे पूछो तो वहां स्कूटर ले जाना ही तुम्हारी भूल थी। थिएटर में दुनिया भर के उचक्के जमा होते हैं।" पत्नी बोली, "मैं तो समझती हूं कि तुम जरूर स्कूटर लॉक करना भूल गए होगे। स्कूटर अगर लॉक हो तो कोई कैसे उठा सकता है?" फिर सभी को संबोधित करते बोली, "मैं तो समझती हूं कि स्कूटर वहीं कहीं रखा होगा, इन्होंने देखा ही नहीं होगा। इनकी आंखों के सामने चीज पड़ी हो तो इन्हें नजर नहीं आती।" इस पर चाचा जी बोले, "स्कूटर हमेशा किसी के सुपुर्द किया जाता है। बाहर जरूर कोई रखवाला खड़ा होगा। तुम 2 रुपये बचाने की खातिर उसे न जाने कहाँ रखाए होगे।" मतलब यह है कि मेरे संबंधियों को ऐसा लग रहा था जैसे स्कूटर की चोरी में ज्यादा हाथ मेरा ही रहा हो। केवल एक मेरी माँ ही थी जो बार बार दोहरा रही थी, "अगर भगवान के घर में न्याय है तो मेरे बेटे का स्कूटर उसे जरूर मिल जाएगा। जो चीज भगवान ने उसके लिए भेजी है वह उसे छोड़कर किसी दूसरे और के पास नहीं जा सकती।" जब मैंने बताया कि मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवा आया हूं तो चाचा जी सिर हिलाने लगे। "तुम समझते हो पुलिस तुम्हारा स्कूटर बरामद करवा देगी? अगर पुलिस इतनी ही चुस्त होती तो तुम्हारा स्कूटर भाई उठता ही क्यों? अब स्कूटर को भूल जाओ और बीमा कंपनी से अपना मुआवजा वसूल करने की कोशिश करो। बीमा तो करवाया था ना?" इस बात पर पिताजी बिगड़ उठे और फिर चाचा जी और पिताजी के बीच एक जोरदार बहस छिड़ गई। पिताजी का मत था कि स्कूटर को बरामद करवाने की पूरी पूरी कोशिश की जाए, कि चाचा जी यह कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी मुआवजे की रकम बीमा कंपनी से वसूल करो, पुलिस पुलिस से कुछ नहीं होगा। आखिर यही फैसला हुआ कि दोनों बातों की ओर समान रूप से ध्यान दिया जाए। चुनाचे साहब, मैं सुबह के वक्त पुलिस स्टेशन और दोपहर के वक्त बीमा कंपनी के चक्कर काटने लगा। पुलिस वाले बड़ी रुखाई से पेश आते। मेरे स्कूटर का कुछ पता चला?
मैं दरख्वास्तियों की तरह दहलीज पर खड़े होकर पूछता। जवाब में या तो अंदर चुप्पी छाई रहती या रूखी सी आवाज में कोई इंस्पेक्टर डांटता हुआ बोलता, अरे मिलने पर खबर कर दी जाएगी, इधर रोज रोज मत आया कीजिए। इधर बीमा कंपनी वाले पैरों पर पानी ही नहीं पड़ने दे रहे थे। पुलिस स्टेशन में कम से कम वे मेरे साथ बोलते तो थे। यहां तो मैं हिटलर के सामने दिन भर बैठा रहता, कोई मुझे पूछता ही नहीं था। मैं बात उठाता तो वह तरह तरह की तहकीकात की बात करता और फिर से अपनी फाइलों में खो जाता। इस तरह से पूरा एक महीना गुजर गया। एक दिन पिताजी ने चाचा जी को डांटते हुए कहा, दफ्तरी कार्यवाहियों के सहारे बैठे रहोगे तो इन्हें मिल चुका मुआवजा। फिर मेरी ओर देखकर बोले, डिब्बे में से घी निकालना हो ना तो टेढ़ी उंगली से निकालते हैं, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। दूसरे दिन चाचा जी के साथ साथ चलता हुआ मैं अजमेरी गेट की ओर जा रहा था, जहां से एक सज्जन हमारे साथ हो लिए और हम आसफ अली रोड के एक बड़े दफ्तर में जा पहुंचे। वहां पर एक सज्जन ने हमें एक खत लिख कर दिया। इस खत को लेकर हम तीनों दरियागंज की ओर रवाना हो गए। तभी मेरे दिल में से आवाज उठने लगी कि कुछ होने जा रहा है, आज जरूर कुछ होने जा रहा है। मेरे अंतःकरण से जब भी ऐसी कभी कोई आवाज आने लगे तो समझो कि कोई न कोई घटना जरूर घटती है। इसके बाद हम एक बड़े दफ्तर में पहुंचे और हमारे सामने एक बड़ी सी मेज के पीछे एक मोटा सा आदमी बैठा था। यह मोटा नंदलाल था जिसके लिए हम सब चिट्ठी लाए थे। मोटे नंदलाल ने चिट्ठी पढ़ी और फिर अपनी बड़ी बड़ी नमदार आंखों से सामने की ओर देखा। उनकी ऐसी की तैसी, मुआवजा कैसे नहीं देंगे? उसने कुछ ऐसे ढंग से कहा कि मेरा दिल बैठ गया। आप जानते हैं बीमा कंपनी वाले? अरे उनकी ऐसी की तैसी, मोटे नंदलाल ने फिर से कहा और फिर से मेरा दिल बैठ गया। पर वह मेरी तरफ देखकर बोला, तुम आज जाओ जी, कल मेरे पास चले आओ, मैं तुम्हें बीमा कंपनी के दफ्तर में ले चलूंगा। दूसरे दिन मोटा नंदलाल मेरे आगे आगे बीमा कंपनी के दफ्तर की 3 मंजिला इमारत की सीढ़ियां चढ़ रहा था और मेरा दिल धक धक कर रहा था कि न जाने अब कौन सा सीन होगा, कहीं मेरा बनता काम बिगड़ तो नहीं जाएगा। यह आदमी अक्खड़ किस्म का जान पड़ता है और कंपनियों के अफसर तो अपनी जगह और बददिमाग होते हैं। हम ऊपर पहुंचे, जहां मैं हिटलर की मेज के सामने दिन भर बैठा गिड़गिड़ाया करता था। वहां मोटा नंदलाल सीधा डायरेक्टर के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया और सीधा उसकी मेज पर दोनों हथेलियां टिकाकर बोला, जैसे भालू हमला करने से पहले अपने पांव तौलता है वैसे ही, यह क्या तमाशा है? इनका स्कूटर चोरी हो गया और सारी बात साफ है, आप इन्हें मुआवजा क्यों नहीं देते? डायरेक्टर कुर्सी पर से खड़ा हुआ। वह अभी अपना मुंह खोल भी नहीं पाया था कि मोटे नंदलाल ने कहा, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, मैंने ही आपको इस कुर्सी पर बैठाया है और इधर आप मेरे भाई को महीने भर से परेशान कर रहे हैं। फौरन चेक बन गया। अभी मोटा नंदलाल कुर्सी पर बैठा भी नहीं था और डायरेक्टर के इसरार का जवाब भी नहीं दे पाया था कि ठंडा पिएगा या गर्म, चाय कॉफी लेगा या शरबत शिकंजी, कि वही हेड क्लर्क जिसकी मेज के सामने दिन भर मैं बैठा रहता चेक फॉर्म और रजिस्टर लेकर अंदर दाखिल हो गया और दफ्तर में प्रवेश करने के ऐन 10 मिनट बाद ही मैं और मोटा नंदलाल दफ्तर की सीढ़ियां उतर रहे थे। चेक मेरी जेब में था और मोटा नंदलाल कह रहा था, अरे इनकी ऐसी की तैसी, मुआवजा कैसे नहीं देते? सुनकर मेरा दिल गुदगुदा उठा। उसकी मोटी गर्दन और मोटे मोटे कूल्हों और भालू जैसी लंबी लंबी मोटी मोटी बाहों को देखकर मैं श्रद्धा से पुलक रहा था। उस रोज घर पर घंटों मोटे नंदलाल की चर्चा रही। चाचा जी बोले, है तो आदमी टेढ़ा, पर न जाने कैसे काम करवा देता है। सब नंदलाल की लीला है, मां बोली। मोटे नंदलाल की मां? मैंने कहा। पर मां इतनी गदगद हो रही थी कि उन्होंने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी बात कहती गई।
सब नंदलाल की लीला है, भगवान की। उन्होंने मेरे बेटे को रुपया दिलवाया है तो नंदलाल को निमित्त बनाकर भेज दिया। कुछ दिन तो बड़े आराम से कट गए। जेब में पैसे आ गए थे, हौसले बढ़ गए थे। पहले स्कूटर को ले पाने के लिए 4 बरस तक चुपचाप इंतजार करना पड़ा था। अब मोटे नंदलाल की कृपा हुई तो दूसरे दिन ही नया स्कूटर मिल जाएगा। लेकिन घर के लोग इस हक में ही नहीं थे कि मैं नया स्कूटर फिर से लूं। जिसका एक स्कूटर चोरी हो जाता है उसका दूसरा भी चोरी हो सकता है। तुम बस में ही आया जाया करो, तुम इसी लायक हो, पिताजी कहते। खैर, मैं खुद भी दूसरा स्कूटर लेने के पक्ष में नहीं था। मेरे दिल का सारा रोमांच एक ही स्कूटर ने खत्म कर दिया था। धक्के तो बस में भी पड़ते हैं, पर जो धक्के स्कूटर खो जाने पर खाने पड़े थे उन्हें देखते हुए बसों में चढ़ना ही बेहतर लगा। स्कूटर को खोए हुए लगभग 6 महीने बीत चुके थे और मैं फिर से दिल्ली की सड़कों पर पांव घसीट रहा था। अचानक पुलिस स्टेशन की ओर से एक विचित्र सा पत्र प्राप्त हुआ। लिखा था, आपका स्कूटर नंबर DL115 बरामद कर लिया गया है। इस समय श्याम नगर की सड़क नंबर 4 के बाड़े पे रखा हुआ है। जाकर शिनाख्त कर लीजिए और हमें इतला कर दीजिए कि आप उसे वापस लेना चाहते हैं या नहीं। मेरी तो बाँछें खिल गईं। स्कूटर मिल गया, कमाल हो गया। इसके खो जाने पर इतना अफसोस नहीं हुआ था जितना इसके मिलने पर खुशी। दिल्ली में स्कूटर के बिना जिंदगी का लुत्फ ही क्या है। घर वालों को खबर हुई तो सबकी प्रतिक्रिया अलग अलग थी। माँ ने दुपट्टे के नीचे हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे बेटे को स्कूटर जरूर मिल जाएगा। पत्नी भी चाक उठी। उसने मेरी ओर यूं देखा जैसे उसकी नजर में फिर से मेरी कीमत कुछ कुछ बहाल होने लगी है। पर पिताजी में तनिक भी उत्साह नहीं था। कहने लगे, अब वह चोरी का माल है। जिस चीज को चोर का हाथ लग जाए उसमें कोई बरकत नहीं रह जाती। फिर 6 महीने बाद मिल रहा है, स्कूटर तो रही क्या गया होगा, उसकी हड्डी पसली हिल गई होगी। इस पर चाचा जी ने भी अपनी सहमति में सिर हिलाया तो मेरा दिल धक से रह गया। पिताजी और चाचा जी आपस में सहमत हो जाएं, यह शगुन अच्छा नहीं था। उनके बीच झगड़ा चलता रहे तो लगता है जीवन स्वाभाविक गति से चल रहा है। तुम स्कूटर वापस ले कैसे सकते हो? तुमने तो बीमा कंपनी से मुआवजा भी वसूल कर लिया है। चाचा जी बोले, मुआवजे का क्या है? मैंने कहा, वह तो लौटाया भी जा सकता है। हाँ, अगर बीमा कंपनी वाले इनकार कर दें तो? मोटा नंदलाल तो है ना, उसके रहते वह इनकार नहीं कर सकते। मैंने बड़े हौसले और साहस के साथ कहा। आखिर फैसला हुआ कि स्कूटर की शिनाख्त करके पहले अच्छी तरह से दिखवा लिया जाना चाहिए, बाद में फैसला होगा कि वापस लेना है या नहीं। दूसरे दिन पुलिस की चिट्ठी जेब में रखे मैं श्याम नगर की ओर चला जा रहा था। देर तक मुझे श्याम नगर की सड़कों की खाक छाननी पड़ी। वह बाड़ा मुझे नहीं मिल रहा था जिसका पता पुलिस वालों ने मुझे दिया था। आखिर पते का बाड़ा मुझे मिला। बड़ा सा लॉन और लॉन के पीछे एक छोटा सा बंगला था। आंगन में 7-8 मोटरें और 4-5 स्कूटर खड़े थे। यह सब बरामद माल है? क्या मैं किसी गलत जगह पर तो नहीं आ गया? यह तो किसी अमीर आदमी का बंगला जान पड़ता है। तभी बंगले की ओर से एक सज्जन आते दिखाई दिए। मोटे से सफेद नायलॉन की कमीज और टेरिकॉट की पतलून पहने हुए थे। माफ कीजिए, मुझसे कुछ भूल हुई है लगता है। मैं किसी दूसरे बाड़े की तलाश में हूं। और मैंने पुलिस का पर्चा अनायास ही उनके हाथ में दे दिया। उन्होंने सरसरी नजर से पर्चे की ओर देखा और एक और हाथ का इशारा करते हुए बोले, वहां स्कूटर खड़े हैं, उनमें से अपना स्कूटर पहचान लीजिए। मैंने उन सज्जन को सिर से पांव तक देखा। क्या यह पुलिस के अफसर हैं जिन्होंने अपने बंगले में ही बरामद का माल रख लिया है? पुलिस के बड़े अफसर घर में वर्दी नहीं पहनते, इसलिए नागरिक वेश में है। पर पुलिस के अफसर इतनी ज्यादा अंगूठियां भी तो शायद नहीं पहनते जितनी इन्होंने पहन रखी हैं। पर क्या मालूम, पहनते ही हों। वर्दी पहनी तो अंगूठियां उतार दी
और वर्दी उतारी तो अंगूठियां चढ़ा ली। मुझे अपना स्कूटर देखने की उत्सुकता थी। मैं बिना कुछ कहे उस ओर घूम गया जहां कुछ स्कूटर रखे थे। मैं एक ही नज़र में पांचों स्कूटरों को देख गया, लेकिन इनमें मेरा स्कूटर मुझे कहीं नजर नहीं आया। फिर मैं बड़े ध्यान से एक एक स्कूटर को देखने लगा। एक स्कूटर कुछ कुछ मुझे मेरे स्कूटर से मिलता जुलता लगा, लेकिन उस पर तो एक बढ़िया सा रियर व्यू ग्लास लगा हुआ था और हैंडल के पास ही रेडियो के एरियल की छड़ ऊपर को उठ रही थी और उसमें एक छोटा सा लाउड स्पीकर लगा था। यह स्कूटर मेरा कैसे हो सकता है? तभी वह सज्जन मेरे पास आए। पहचान लिया? यही आपका स्कूटर है ना? उन्होंने कहा और मेरे स्कूटर के हैंडल को सहलाते हुए बोले, इसे तो मैंने बड़े ख्याल से रखा है, इसे कहीं आंच तक नहीं आई। आपने? क्या मतलब? अरे इस स्कूटर को तो केवल मैं अपने इस्तेमाल के लिए ही रखता था। मुझे इसकी सवारी बड़ी पसंद है। फिर बड़े चाव से स्कूटर पर लगे एरियल को छूते हुए बोले, देखिए यह एरियल मैंने लगवाया है। मैकेनिक कहने लगा स्कूटर पर एरियल नहीं रख सकता। मैंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, लगता कैसे नहीं? वह भी उसी लहजे में बोल रहे थे जिसमें मैंने मोटे नंदलाल को बोलते सुना था। क्या वे सभी लोग जिनकी अंगुलियों में अंगूठियां दमकती हैं एक ही जैसे लहजे में बोलते हैं, सभी की ऐसी की तैसी करते फिरते हैं? आखिर ये आदमी है कौन? मेरे स्कूटर के बारे में इतने अधिकार से कैसे बात कर रहा है? मैंने डरते डरते पूछा, क्या यह बरामदी का माल है? और क्या, उसने तनिक ऐंठ के साथ कहा, मानो कह रहा हो हम उठाएंगे तो क्या एक ही स्कूटर उठाएंगे? क्या आप ही ने? मैं इतना ही कह पाया। यूं भी सूट बूट वाले आदमी का मुझ पर रुआब सा छा जाता है। यहां तो इसके दोनों हाथों की उंगलियों पे नगीने चमक रहे थे और नायलॉन की कमीज के नीचे सोने की चेन भी थी। मेरा सिर चकरा रहा था। यह आदमी चोर कैसे हो सकता है? न इसकी बगल में छुरा, न दाढ़ी मूछों के बीच चमकते खूंखार दांत, पर दिन दहाड़े अपने मुंह से कह रहा है कि मैंने आपका स्कूटर उठाया है। क्या चोर ऐसे होते हैं? मैं इसके बाड़े में खड़ा हूं और वह इस तरह से मेरे साथ बतिया रहा है जैसे मेरा सगा मौसेरा भाई हो। आखिर यह माजरा क्या है? क्या ये सभी मोटरें और स्कूटर आप ही के हाथ की सफाई? मैंने जगते हुए कहा। और क्या, उसने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा और फिर से मेरे स्कूटर को सहलाने लगा। यह शीशा तो मैं उस पे बाद में लगवाया था जब वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहा था। इलाका पहाड़ी है ना, पीछे से आने वालों की खबर रहनी चाहिए। बड़े तीखे मोड़ हैं। घर के लोग तो बहुत कहते रहे कि तुम्हें स्कूटर पर नहीं जाने देंगे, पर मैं नहीं माना। मैंने कहा देवी की कृपा होगी तो कुछ नहीं होगा। इस पर आप वैष्णो देवी की यात्रा पर गए थे? मैं बुदबुदाया। मैं हर साल जाता हूं जी, इस बार इस पर गया था। और कहीं जाऊं या नहीं जाऊं, पर मैं वैष्णो देवी के दर्शन करने जरूर जाता हूं। उसने धर्मप्राण व्यक्ति की तरह गदगद होकर कहा। साल में एक बार तो देवी का प्रसाद मिलना ही चाहिए भाई। बेशक, मैंने कहा, पर वह सुना अनसुना करके स्कूटर को फिर से सहलाने लगा। इसे तो मैंने बड़े चाव से रखा है। इसे केवल अपने इस्तेमाल के लिए ही रखता था। हालांकि मैं स्कूटर की सवारी ज्यादा नहीं करता। बेशक, मैंने फिर कहा, जिसके पास इतनी सारी मोटरें हों वह स्कूटर की सवारी क्यों करेगा? मुझे लगा जैसे मैं उसकी चापलूसी करने लगा हूं। अब पुलिस वालों ने पूछा है कि मैं अपना स्कूटर वापस लेना चाहता हूं या नहीं। आप क्या सोचते हैं? ले लो जी, ले लो। इसका इंजन अच्छा है और मैंने इसे बड़ी हिफाजत से रखा है। उसने बड़े भाइयों की तरह मुझे मशवरा देते हुए कहा। लेकिन अब यह मुझे मिलेगा कैसे? इसकी सुपुर्दगी तो पुलिस वाले ही करेंगे, वह बोला। आपने तो बीमा कंपनी से मुआवजा ले लिया है ना? हाँ, आपको कैसे मालूम कि मैंने मुआवजा ले लिया है? हाँ, इतनी खबर तो रखनी ही पड़ती है भाई साहब, उसने उस्तादाना मुस्कुराहट के साथ कहा। पहाड़े से लौटते हुए मैं मन ही मन सोच रहा था, यार यह माजरा क्या है?
यह आदमी अपने मुंह से कह रहा है कि इसने मेरा स्कूटर चोरी किया। पुलिस ने पर्चा देकर मुझे इसके घर भेजा और अब इसकी पेशानी पर शिकन तक नहीं। कभी चोर भी लोगों के सामने कबूल करते हैं कि उन्होंने चोरी की है। दूसरे दिन जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो मुझसे रहा न गया। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से पूछ ही लिया, एक बात बताइए इंस्पेक्टर साहब, जिस आदमी ने बाड़े में स्कूटर रखा हुआ था उसने मेरे सामने कबूल किया है कि स्कूटर उसी ने उठाया था, बल्कि और भी बहुत सी गाड़ियां और स्कूटर उसी ने उठाए थे, फिर उसे पकड़ा क्यों नहीं गया? पुलिस अफसर ने मुझे इस नज़र से देखा जैसे बाप अपने नन्हे से बेटे का बचकाना सवाल सुनकर उसे देखता है। आपसे उसने खुद कहा कि उसने चोरी की है? जी। कोई गवाही है आपके पास? मगर मैं जो कह रहा हूं कि उसने मुझसे खुद कहा। हाँ, क्या गवाही है आपके पास कि आप सच बोल रहे हैं? मैं चुपचाप सुनता रहा। वह मुझे समझाते हुए बोला, पुलिस पकड़ सकती है मगर सजा नहीं दे सकती। सजा देना तो अदालत का काम है। अब अदालत में मुकदमा पेश होगा। अदालत में आपको भी बुलाया जाएगा, आपकी भी गवाही होगी, बल्कि आपको अपना स्कूटर वहां पर पेश भी करना पड़ेगा। बाकायदा मुकदमा चलेगा। अदालत तहकीकात करेगी, पुलिस अपनी जानिब से मुकदमे की पैरवी करेगी। कानून कानून है साहब, यह नादिर शाही नहीं कि बादशाह ने जिसका सिर चाहा कलम करा दिया। कानून कानून है। मैं पुलिस स्टेशन से निकला तो मुझे लगा कि मैं जैसे किसी मंदिर में से निकल रहा हूं। सिर झुका हुआ, दोनों हाथ पीठ पर और दिमाग के अंदर न्यायप्रियता और देश की प्रजातंत्र का जैसे संगीत बज रहा था। खैर, तो कुछ दिन बाद मैंने बीमा कंपनी को मुआवजे की रकम वापस कर दी और स्कूटर घर ले आया। फिर से गले में रेशमी रुमाल बांधा, आंखों पर काला चश्मा चढ़ाया, बीबी को पीछे बैठाया और फिर से दिल्ली की सड़कों पर सैर करने निकल आया। मारो गोली कानून, जाने कानून का बाप। हमारी चीजें हमें मिल गई, अब कानून अपना इंसाफ करता फिरे। लगभग 6 महीने बाद फिर से कूलों के नीचे स्कूटर उड़ रहा था। उसकी सुरताल में कोई अंतर नहीं आया था, बल्कि वह और सर्राटे से चल रही थी। तीर्थयात्री ने सचमुच इसकी अच्छी देखभाल की थी। पर वह सुखी क्या जो दिल्ली में 2 दिन से ज्यादा निर्विघ्न चलता रहे। एक और पर्चा आया। अब की बार वह अदालत की ओर से था कि अमुक दिन प्रातः 10 बजे 30 हजारी कोर्ट में हाजिर हो जाओ, साथ में स्कूटर लाना भी जरूरी है। कचहरी में पहुंचा तो वहां आदमी ही आदमी थे। सीढ़ियों पर आदमी, दीवारों से चिपके आदमी, फर्श पर बैठे लोटे अधलेटे आदमी, दरवाजों में खिड़कियों में आदमी ही आदमी, और उनके बीच रेंगते से काले कोट वाले वकील। हर 10 रेंगते आदमियों के पीछे एक रेंगता वकील। मैं भी उचक उचक कर कमरों के नंबर पढ़ता आखिर कमरा नंबर 12 के बाहर पहुंचा। दरवाजे के पास ही उस दिन के मुकदमों की लिस्ट लगी थी। मैंने ध्यान से लिस्ट को पढ़ा। सूची में मेरा नाम नहीं था। मुझे धक्का सा लगा। मुझे बुलावा भी नहीं आया। कुछ देर बाहर डोलने के बाद मैंने भीड़ में इधर उधर आंख दौड़ाई। वह चोर महाशय जरूर वहीं पर होंगे। आखिर इस बारात के दूल्हा तो वही हैं, पर वह सज्जन कहीं दिखाई नहीं दिए। साहस बटोर कर मैं मुवक्किलों मुद्दईयों की गांठ को चीर कर अदालत के कमरे में जा पहुंचा। वहां लकड़ी के ऊंचे से चबूतरे पर एक लंबी चौड़ी मेज के पीछे काला कोट पहने और आंखों पर मोटा सा चश्मा चढ़ाए मजिस्ट्रेट साहब बैठे थे। उनके सामने नीचे फर्श पर 10-12 आदमी खड़े थे, जिनमें से 2-3 काले कोट वाले वकील और 2-3 पुलिस की वर्दी में थे। चोर वहां पर भी नहीं था। मेज पर फाइलों का अंबार लगा था। यह आदमी कौन है? इधर क्यों घूम रहा है? मजिस्ट्रेट साहब की कड़ी आवाज थी और इशारा मेरी ओर था। मैं मजिस्ट्रेट साहब के सामने जा खड़ा हुआ। योर एक्सीलेंसी, मैंने कहा, मेरा स्कूटर चोरी हो गया था और उस संबंध में आज मुझे यहां बुलाया गया है। योर एक्सीलेंसी कहने का सचमुच लाभ हुआ। किसी जमाने में मुझे एक बुजुर्ग ने नसीहत दी थी कि सिपाही को सिपाही कहकर मत बुलाओ, हवलदार कहकर बुलाओ, और हवलदार को थानेदार।
इससे हाकिम नरम पड़ जाता है। मैंने भी योर एक्सीलेंसी कहा तो मजिस्ट्रेट के चेहरे की मांसपेशियां जरा ढीली पड़ गईं। कौन सा मुकदमा है यह? हुजूर, सरकारी वकील बोला, यह मोटरों की चोरी वाला केस है। मगर हुजूर, आज यह मुकदमा पेश नहीं होगा। मुजरिम के वकील ने दूसरी तारीख दी जाने की दरखास्त दी है। क्यों? गवाह पेश नहीं किए जा सके हुजूर। अच्छा, मजिस्ट्रेट ने कहा। फिर मुझसे बोले, आज आप तशरीफ ले जाइए। अगली तारीख को आपको इत्तला कर दी जाएगी। और फिर अपने काम की ओर मुखातिब हो गए। मैंने चैन की सांस ली। बात टल जाए तो मैं हमेशा चैन की सांस लेता हूं, विशेषकर जब कोई सरकारी मामला हो। अगली तारीख 3 महीने बाद आई। मैं दफ्तर से छुट्टी लेकर स्कूटर दौड़ाता हुआ पहुंच गया। उस रोज भी चोर महाशय मौजूद नहीं थे। पता चला कि आज वह किसी दूसरे मुकदमे में पेश होने चले गए हैं। वक्त पर आ गए तो यहां उनका मुकदमा पेश होगा, वरना नई तारीख दे दी जाएगी। मैं डोलता हुआ फिर से हिज एक्सीलेंसी के सामने जा खड़ा हुआ। योर एक्सीलेंसी, मेरा स्कूटर चोरी हो गया था। उस सिलसिले में मैं हाजिर हुआ हूं। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। यह क्या मामला है? सरकारी वकील ने फिर से केस का हवाला दिया और बताया कि आज मुलजिम किसी दूसरे मुकदमे में पेश हो रहा है। पर मजिस्ट्रेट को केस याद हो आया और उन्होंने इस बात की इजाजत दे दी कि मैं अपना बयान लिखवा दूं। मुलजिम का वकील मेरे सामने ही खड़ा था। यहां मुझसे एक छोटी सी भूल हो गई। मैं चोर को चोर कह बैठा। अपने बयान में मैंने यह भी लिखवा दिया कि चोर ने मुझसे खुद ही कहा है कि उसने मेरा स्कूटर उठाया था। इस पर चोर का वकील तड़प उठा। हुजूर, यह आदमी मेरे मुवक्किल को चोर कैसे कह सकता है? मजिस्ट्रेट साहब ने अपनी तर्जनी उठाते हुए मुझे चुप रहने को कहा। तुम तथाकथित मुलजिम कह सकते हो। योर एक्सीलेंसी, मैं यह सब अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूं। चोर ने मुझे सचमुच बताया है कि वह मेरे स्कूटर पर वैष्णो देवी भी गया था। चोर का वकील चिल्लाया, मीलॉर्ड, यह अदालत की तौहीन है। इस पर मजिस्ट्रेट को भी गुस्सा आ गया। अब की बार उसने अपनी तर्जनी को पिस्तौल की तरह मेरी छाती पर तानते हुए कहा, मैं तुम्हें अदालत की तौहीन के जुर्म में हवालात में बंद कर सकता हूं। तुम सीधे सीधे अपना बयान लिखवाते हो या नहीं? मैं घबरा गया और इसी घबराहट में मैं भूल गया कि वह कौन सी तारीख थी जब मेरा स्कूटर उठाया गया था। पुलिस को उस रात मैंने बयान दिया था, वह जरूर यहां फाइल में मौजूद होगी। उसमें तारीख लिखी है। आप फाइल नहीं देख सकते। चोर का वकील चिल्लाया, माय लॉर्ड, गवाह को फाइल नहीं दिखाया जा सकता। खैर, जैसे तैसे मैंने बयान लिखवाया, पर लिखवाते लिखवाते मेरा पसीना छूट गया। यही डर बना रहा कि कहीं कोई गलत सलत बयानी हो गई तो मुझे ही हवालात ना भेज दें। आखिर बयान पर मैंने दस्तखत किए और चैन की सांस ली। चलो, छुट्टी हुई। मैंने झुककर बड़े अदब से कहा, योर एक्सीलेंसी, मैंने बयान लिखवा दिया है। स्कूटर लाए हो? मजिस्ट्रेट ने पूछा। जी, बाहर रखा है। अगली पेशी पर भी ले आना। अगली तारीख 11 जून की रखी गई थी। 11 जून आई, मैं अदालत पहुंचा। फिर 15 अक्टूबर आई, मैं स्कूटर लेकर अदालत में मौजूद था। फिर 3 फरवरी आई, मैं अदालत में मौजूद था। इसके बाद पेशियों का ऐसा तांता शुरू हुआ कि थमने का नाम ही नहीं लेता। पेशियां अभी तक बरकरार चल रही थीं। हर तीसरे चौथे महीने पेशी होती है। एक बार अदालत में पहुंचा तो मजिस्ट्रेट बदल चुके थे। दूसरी बार पहुंचा तो अदालत बदल चुकी थी। 30,000 के स्थान पर अब मुकदमे की पैरवी पार्लियामेंट स्ट्रीट की अदालत में होने लगी थी। पर तथाकथित मुलजिम केवल एक आध बार ही देखने को मिला। एक बार पता चला कि वह किसी दूसरी कचहरी में पेशी देने चला गया है। दूसरी बार चला कि शहर में ही नहीं है, वैष्णो देवी की यात्रा पर गया है। मुकदमा बराबर अभी भी चल रहा है। इस बीच मेरी कनपटियों के बाल सफेद हो चुके हैं। मेरी पत्नी 2 बच्चों की मां बन चुकी है। मुकदमे में 3 मजिस्ट्रेट बदले जा चुके हैं। 2 सरकारें बदल चुकी हैं। लेकिन मेरे स्कूटर के चोर का अभी तक सही तौर पर पता नहीं चल पाया। तहकीकात बराबर जारी है। सब कुछ सामान्य गति से चल रहा है। केवल एक बात ही पहले की सी नहीं रही। अब स्कूटर वह स्कूटर नहीं रहा। कभी कभी चलते चलते खड़ा हो जाता है। किक पर किक मारो, चलने का नाम नहीं लेता।
मैं अब गले में रुमाल बांध कर स्कूटर पर हवाखोरी के लिए भी नहीं जाता। पत्नी ने स्कूटर की सवारी करना कब का छोड़ दिया है। परसों अदालत में पेशी थी। मैंने मजिस्ट्रेट साहब को पसीना पोंछते हुए सलाम किया। स्कूटर ले आए? जी। यह पांचवें मजिस्ट्रेट हैं जो इस मुकदमे की देखभाल कर रहे हैं। बार बार कचहरी आने के कारण मुझे पहचानने लगे हैं। इस कारण से मेरे साथ मेहरबानी से पेश आते हैं। कचहरी में पहुंचने के घंटे भर के अंदर ही मेरी हाजिरी लगाकर मुझे अगली तारीख भी दे देते हैं। इस बार अगली तारीख मिल जाने पर मैंने बड़ी विनम्रता से कहा, हुजूर, मेरा स्कूटर अब इस हालत में नहीं है कि अदालत तक पहुंच सके। आज हुजूर, मैं स्कूटर को पैदल धकेल कर लाया हूं, मैंने बड़ी बेचारगी से कहा। मजिस्ट्रेट सोच में पड़ गए। फिर सिर हिलाकर बोले, किसी ठेले टांगे पर रखकर ले आया करो। ठेले पर तो स्कूटर आसानी से रखा जा सकता है। उन्होंने कहा और फिर 3 महीने आगे की तारीख दे दी। मैं बाहर आया। यार्ड में खड़े स्कूटर का नाक मुंह पोंछा, पुचकारा, फिर किक लगाई। जवाब नदारत। फिर किक लगाई, फिर भी जवाब नदारत। फिर एक के बाद एक किकें लगाने लगा। कभी पेट्रोल खोलता, कभी बंद करता। जवाब नदारत। फिर भी मेरी किकें जारी रहीं। मन में आया कि इसे ढकेल कर ले चलूं, लेकिन हर एक स्कूटर वाले के दिल में इस बात की आशा सदा बनी रहती है कि अगली किक पर स्कूटर का इंजन जरूर स्टार्ट हो जाएगा। तभी एक कार आई और मेरे पास रुक गई। काले रंग की चमकती हुई फिएट कार थी। कहिए भाई साहब, स्कूटर चल नहीं रहा है, परेशान कर रहा है। अरे, यह तो वही था, मेरे स्कूटर का चोर। नहीं नहीं, तथाकथित चोर। इन वर्षों में केवल 2-1 बारी कचहरी में इसकी झलक मिली थी। कार में बैठे बैठे ही बोला, इसकी क्या हालत बना रखी है यार, इतना बढ़िया स्कूटर हुआ करता था। वो बड़ी सद्भावना के साथ स्कूटर की ओर देखता रहा, मानो इसके साथ बड़ी सुखद स्मृतियां जुड़ी हुई हों। वैष्णो देवी की पूरी चढ़ाई ये स्कूटर चढ़ गया था यार। यह मशीन है, आखिर मशीन का ध्यान नहीं रखोगे तो मशीन तुम्हारी खिदमत नहीं करेगी। मैं हाँप रहा था। उसकी नसीहत सुनकर मुझे बड़ी कोफ्त हुई, पर उसके हाथों की अंगूठियों की नजर गई तो सहसा एक विचार मन में कौंध गया। मैं स्कूटर छोड़कर उसके पास चला आया और लगभग घिघियाते हुए बोला, एक परेशानी है भाई साहब, आपकी मदद चाहिए। कहो, हुक्म करो, क्या बात है। हर पेशी पर मुझे स्कूटर लाना पड़ता है। यह 6ठा साल चल रहा है। इस लाश को उठाकर लाना अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वाह, इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहे हो भैया, पहले क्यों नहीं कहा। चिंता नहीं करो, हो जाएगा, कोई ना कोई तरकीब निकल ही जाएगी। इनकी तो ऐसी की तैसी। कहते हुए उसने मेरा कंधा थपथपाया। उसके हाथ की अंगूठियां चमक उठी। हो जाएगा, हो जाएगा, उसने कहा और कार चला दी और फर्राटे से वहां से निकल गया। मैं अभिभूत सा खड़ा रह गया और ठीक तरह से उसे थैंक्स भी दे नहीं पाया। तो ये थी आज की कहानी, स्कूटर की चोरी। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल किस्से कहानी और किस्सा गोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो बस अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ।